तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लेकर डिस्कस करने जाएंगे, जो कि एक नहीं बल्कि मल्टीपल होंगी। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारा काम पसंद आया तो 2 सेकंड्स का काम है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लें स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स की। देखिए, हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर के देशों में स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स होते हैं, जो कि युद्ध की परिस्थिति में या किसी मार्ग के बाधित हो जाने की स्थिति में या अन्य किसी भी प्रकार के आपातकाल के दौरान वही स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व उस देश को काम आते हैं। यानी अगर बाहर से ऑयल नहीं आ रहा है तो आपने डिपॉजिट करके रखा है अपनी जमीनों के अंदर, उसी का इस्तेमाल आप कुछ समय तक करिए जब तक कि आपके पास दूसरे विकल्प तैयार न हो जाए। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास भी स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, और इस समय की अगर बात की जाए तो वो लगभग 60% के आसपास भरे हुए थे। और आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जब हॉर्मुज बंद है, इन्हीं सब परिस्थितियों से बचने के लिए ही इस तरह के स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाए जाते हैं। लेकिन इसको लेकर आलोचनाएं बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है, और ये कहा जा रहा है कि देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन हमारे पास जो रिजर्व्स है उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो हमारे देश को और ज्यादा लंबे समय तक काम दे। तो बिल्कुल सही, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे रिजर्व्स कम हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है हमारी क्षमता इस समय की। लेकिन मैं आपको पास्ट में बता चुका हूँ कि कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया है। उनके जरिए इन रिजर्व्स को बढ़ाया जाएगा, और साथ ही कुछ नमक की गुफाओं में भी ऑयल रिजर्व बनाने की तैयारियां की जा रही है। लेकिन एक सेकंड, ये काम शुरू कब हुआ और किसने किया? क्या जो आलोचनाएं कर रहे हैं उनके जमाने में ये सब कुछ हुआ करता था? तो देखिए, इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को। 1990 का दशक आपको याद होगा, जब गल्फ वॉर चला था। उस समय भारत के पास केवल 3 दिनों का ही ऑयल बचा हुआ था। इसके बाद हम क्या करें, इसको लेकर बड़ी परेशानियां थी। अटल जी ने शायद तभी सोच लिया था, और स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की जो धारणा थी ये वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने की थी। तो उसी के आधार पर अटल जी ने इसे भारत के अंदर तैयार करने की तैयारियां की। इसके बाद अटल जी की सरकार आती है, पूरे 5 साल जब चलती है, तब उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट इसको लेकर पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करती है। जमीनों का सर्वे और मैपिंग वगैरह की सारी कुछ चीजें तैयार कर लेती है, और वर्ष 2004 में, यानी उनकी सरकार का जो आखिरी समय था बिल्कुल, उस समय इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिल जाती है। अब इसके बाद उनकी सरकार चली जाती है, इसके ऊपर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, और ये काम धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है फाइनली। हालांकि इसके कुछ फेजेस के काम को मंजूरी वर्ष 2008 में दी गई, यानी 4 सालों के बाद। अब ये जो 10 सालों का महत्वपूर्ण समय था हमारे पास, इसमें काम तो हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना कि एक्चुअली होना चाहिए था। फिर फाइनली 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं, और वो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का काम काफी तेजी से कंप्लीट कराते हैं, और वर्ष 2015 में ये बनकर तैयार हो जाता है। वर्ष 2016 में इसे भर भी दिया जाता है। और जब कोविड-19 का समय आया था, जब ऑयल की कीमतें काफी कम हो गई थी, उस दौरान मोदी गवर्नमेंट के द्वारा एक स्ट्रेटेजी के चलते इन्हें पूरा लबालब भरा गया, जो कि आज तक हमें काम आ रहा है। तो आलोचनाएं करना तो काफी आसान है, लेकिन वास्तविक काम करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक और मुद्दे को लेकर भारत के अंदर बहुत ज्यादा बहसबाजी हो रही है कि हम लोग ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। यानी खमेनी का जो रिसेंटली अमेरिका और इजराइल के द्वारा असासिनेशन किया गया एयर स्ट्राइक के जरिए, हमने इसे कंडेम करना चाहिए था, और यहाँ पर पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था। तो क्या ऐसा करना हमारे लिए सही होता? और क्या बदले में ईरान भी भारत के लिए इतना डेडिकेटेड है? क्योंकि देखिए, भारत आज तक कभी किसी के साथ युद्ध में खड़ा नहीं हुआ, यानी भारत हमेशा ही न्यूट्रल रहा है। हालांकि भारत ने अपने आप को न्यूट्रल कहने से इनकार कर दिया, और ये कहा कि देखिए, हम लोग शांति के साथ हैं। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अगर हम लोग कुछ वोट बैंक के चलते ईरान के पक्ष में खड़े हो जाते, और खमेनी के असासिनेशन को कंडेम अगर भारत के द्वारा किया जाता, तो अमेरिका से हमारे संबंध खराब हो सकते थे। चलिए, उससे संबंध विशेष इस समय अच्छे है भी नहीं, लेकिन हमारा दोस्त इजराइल, उससे हमारे संबंध बाधित हो सकते थे। वो इजराइल जिसने कि हर युद्ध में भारत का साथ दिया। इसके अलावा जितने भी अरब नेशंस हैं, जो इस समय आप देख पा रहे हैं कि ईरान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ईरान के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, क्योंकि ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स के अटैक्स भी वो लोग फेस कर रहे हैं, और अपना काफी नुकसान करवा चुके हैं। अगर हम लोग ऐसा करते तो इन देशों के साथ भी हमारे संबंध खराब हो सकते थे, और इन सभी देशों के साथ संबंध खराब होना, इसका मतलब व्यापारिक रूप से हमें काफी इसका नुकसान हो सकता था। क्योंकि सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूएई, अमेरिका, इजराइल, इन देशों के साथ भारत सर्वाधिक ट्रेड करता है। इसके अलावा एक और हिपोक्रेसी देखिए कि जब वेनेजुएला में मिलता जुलता कांड होता है, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका की फोर्सेस बंधक बनाकर अपने देश ले आती है, उस समय कंडेम करने की बात इन लोगों ने नहीं कही थी। तब ये लोग ये कह रहे थे कि एक दिन शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इस तरह से बंधक बनाकर ये लोग अमेरिका लेकर जाएंगे। आप सभी को वो समय याद होगा। इवन इससे भी भयावह स्थिति हमने तब देखी जब बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट किया गया था शेख हसीना का, एक लोती प्राइम मिनिस्टर वहां की, जो कि प्रो भारत होकर काम कर रही थी, भारत
भारत को इससे काफी एडवांटेजेस थे। साथ ही बांग्लादेश में रहने वाले हिंदूज भी काफी प्रोटेक्टेड थे। लेकिन जब उनका तख्ता पलट कट्टरपंथियों ने किया, उस समय इन लोगों ने, जो कि आज ईरान के साथ खड़े हैं, इन्होंने उस तख्ता पलट की निंदा नहीं की थी। इवन उसी तरह के प्रोटेस्ट वगैरह और उसी तरह का तख्ता पलट भारत में भी हो, इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू किया गया। जब नेपाल में हुआ तब भी इन लोगों ने कंडेम करने के बजाय इसी तरह की बातें कही थी। तो कहने का मतलब वोट बैंक के पीछे ये लोग इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात जो कि आपको ये बताएगा कि ईरान आपके प्रति कितना ज्यादा समर्पित है। पिछले कुछ समय से लगातार आप लोग देख पा रहे होंगे कि कश्मीर के स्पेशली कुछ लोग या एक पूरी कम्युनिटी जो कि शिया कम्युनिटी है, ये लोग अपने घरों से कुछ ज्वेलरी, कुछ नकदी, इसके अलावा जो भी उनके पास कीमती सामान वगैरह है, इसे इकट्ठा कर रहे हैं और ये ईरान को मदद के रूप में भेज रहे हैं। इस बात को लेकर ईरान की एम्बेसी जो कि भारत में है, इन्होंने इन्हें धन्यवाद देने के लिए एक ट्वीट किया था। लेकिन उस ट्वीट में इन्होंने इंडियन कश्मीर लिख दिया था। अब इंडियन कश्मीर चूंकि इन्होंने लिख दिया, इस वजह से पाकिस्तान इनसे नाराज हो गया। पाकिस्तानियों ने वहां पर इन्हें कंडेम करना शुरू कर दिया, ट्रोल करना शुरू कर दिया, नीचे पूरा कमेंट बॉक्स उनका भर गया था। अब इसकी भरपाई करने के लिए आप सभी को आश्चर्य होगा कि ईरान की एम्बेसी द्वारा उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। कहने का मतलब ईरान का स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा मानता है या फिर नहीं। और अगर ऐसा है तो हम भी उसके लिए वो सद्भाव नहीं रख सकते जिसकी एक्सपेक्ट वो लोग करते हैं, या फिर भारत में कुछ तत्व इस तरह का सद्भाव जताने की कोशिश करवा रहे हैं। हालांकि फिर भी भारत मानवता के काम लगातार किए जा रहा है और भारत पहला देश बना दुनिया का जिसने ईरान को मेडिकल एड भेजी। अटैक वगैरह के चलते ईरान के अंदर काफी त्रासदी आ गई थी, तो उससे उभरने के लिए ईरान को मेडिकल एड भारत के द्वारा भेजी गई। तो अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।